अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मुल्क के मजदूरों की, आज हम बात करेंगे मुल्क के मुलाजिमीन की, और आज हम बात करेंगे उस कॉल की जिस पर यकीनन आज हमारी मीडिया बात नहीं कर रही है। अगर कर भी रही है तो महज एक खबर के तौर पर, लेकिन जिस तरह से एक कंसंट्रेशन होना चाहिए, जिस तरह से कवरेज होनी चाहिए, जिस तरह से बहस होनी चाहिए, इसका फुकदान हम देख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं भारत बंद की। कल जो भारत बंद है, 8 जनवरी को जो भारत बंद है, क्यों भारत बंद की कॉल दी गई है, क्या मामला है, और इस हवाले से अगर हम देखें तो कौन कौन इसके मुतालिबात कर रहा है और इसमें कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और फिर इनके जो डिमांड्स हैं वो डिमांड्स क्या हैं, इस पर कोई बात जिस तरह से होनी चाहिए ये हम देख रहे हैं कि वो बात नहीं हो रही है, बल्कि बात कुछ और है और मामलात कुछ और हैं और वाक़यात कुछ और हैं और कवरेज कुछ और है। यकीनन आज हम ये कोशिश करेंगे कि भारत बंद की जो कॉल दी गई है ये किस ज़िमन में दी गई है और जो मुतालिबात हैं वो क्या मुतालिबात हैं। 25 करोड़ लोग मुलाजमीन मुख्तलिफ शोबेजात से ताल्लुक़ रखने वाले वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं, और इनके जो डिमांड्स है 2015 से इस पर बात की थी हुकूमत ने, लेकिन वो अभी तक उस पर कोई अमल आवरी नहीं हुई है। ये एक बुनियादी मसला हमारे मुल्क का यकीनन है कि वो जेन्यून इनके मुतालिबात जो मुलाजिमीन हैं, जो मुख्तलिफ सेक्टर से जो ताल्लुक़ रखते हैं, इसमें आर्जी मुलाजिमीन भी हैं, बैंक के मुलाजिमीन भी हैं, और मुख्तलिफ जो सरकारी महकमेजात के लिए खिदमात अंजाम देने वाले सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके भी मामलात हैं। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे मुल्क का वो वर्किंग क्लास जो मुल्क को संभालता है उनके मामलात हैं, लेकिन हमारी मीडिया इसके लिए कुछ और जो है चीज़ें तैयार हैं, और एक के बाद एक ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं जिस पर इनका फ़र्ज बन जाता है कि वो उस पर बात करें और छोटी छोटी बात को काफ़ी बड़ा चढ़ा कर जो है पेश करें। उसके अलावा जो संगीन मामलात है वो तो यकीनन ऐसा लग रहा है कि हमारे मुल्क का एक तकदीर उसकी जो है बन चुकी है कि हर थोड़े दिनों में कोई ऐसे मामलात आ रहे हैं, बिलखुसूस मुसलमानों को लेकर जिस तरह के इश्यूज आज हमारे मुल्क में हम कह सकते हैं कि जारी वो सारी हैं, जिस पर यकीनन बात की भी जाए वो भी ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ जो हुकूमत का रुख है वो क्या कह रहा है ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इस भारत बंद के हवाले से हम आज बात करेंगे और ये देखेंगे कि हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है, हुकूमत का क्या कहना है, और जो ट्रेड यूनियंस हैं वो क्या मुतालिबात कर रही हैं, और हमारे मीडिया का क्या रोल है, और वाक़तन लोग क्या सोच रहे हैं। इस हवाले से आज हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सियासी मुबस्सिर यासरुल्लाह शकील साहब। मैं शकील साहब का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। शकील साहब के अलावा हमारे साथ प्रोफेसर रतन लाल साहब जो प्रोफेसर हैं और गहरा वो जो है इस पर तजुर्बा रखते हैं, गहरी नज़र रखते हैं, उनसे भी हम इस हवाले से चाहे वो इक़्तिसादी उमूर हों या फिर मजदूरों के हुकूक़ की बात हो तो उनसे भी हम बात करेंगे। इसके अलावा हम सीनियर सहाफ़ी वाहिद नसीम साहब से भी फोन लाइन के जरिए बात करेंगे। इससे कबल के प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, चंद एक तफसीलात पर नजर डालते हैं। आपको बता दें आज मंगल के रोज CITU सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस की जानिब से भारत बंद की कॉल दी गई है। CITU कम्युनिस्ट पार्टी से मुल्हका यूनियन है जिसने भारत बंद की कॉल दी है। यूनियन के मुताबिक मुल्क भर के 25 करोड़ वर्कर्स कौमी सतह पर भारत बंद और हड़ताल में हिस्सा लेंगे। वाज़ेह 10 कौमी ट्रेड यूनियंस ने मुत्तहदा तौर पर भारत बंद और हड़ताल की कॉल दी है। हुकूमत की जानिब से सरमायाकारी रोक दिए जाने, फंड्स के जारी न करने, मुख्तलिफ शोबे व महकमेजात को खानगी कर देने के बशमूल मजदूरों के लिए इस्लाहाती पॉलिसीज की मुखालिफत में भारत बंद की कॉल दी गई है। इन यूनियंस ने 12 नुकाती चार्टर पर मुश्तमिल अपने मुतालिबात रखे हैं। बताया गया है कि साल 2015 में इन नुकात पर हुकूमत ने मुख्तलिफ तयख्खुनात दिए थे, लेकिन तकरीबन 4 बरस गुजर जाने के बाद भी इस पर कोई अमल आवरी नहीं की गई है। ये मजदूरों की बात है, ये हुकूक की बात है, लेकिन उससे हटकर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो चूंकि ऐसे वाकयात रोनुमा हो रहे हैं, चाहे वो JNU का मामला, JNU को निशाना बनाने वाली बात हो, या फिर जिस तरह से मुबैना तौर पर ABVP के मुबैना गुंडे जिस तरह से अपने मुंह को ढांके हुए उन्होंने JNU के तलबा पर हमला किया चंद रोज कबल, इसको लेकर मुल्क भर में एक रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। बिलखुसूस तलबा की जानिब से इसकी मुखालिफत की गई और JNU के तलबा से इजहार यकजहती किया जा रहा है। इसी सिलसिले में
हम कह सकते हैं कि बॉलीवुड के से जुड़े जो शख्सियात हैं वो भी मैदान में हैं। और इसी सिलसिले में दीपिका पादुकोण जो बॉलीवुड अदाकारा हैं वो भी जेएनयू पहुंचती हैं और वो भी इजहार यकजहती करती हैं, सॉलिडेरिटी करती हैं। और इस मौके पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कन्हैया कुमार भी हैं और यहाँ पर आज एक मुजाहरा को देखने को मिला जिसमें इस तरह हमला करने वालों की मजम्मत की गई है। आप देख सकते हैं, इस पर भी हम जरूर बात करेंगे। भगत सिंह जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय फातिमा जय भीम, जय भीम, जय भीम, तो बोलो जय भीम, जय भीम, जय भीम, मिलकर बोलो जय भीम, जय भीम, जय भीम, तो नाज़रीन, जो कल बंद है इस हवाले से ज़रूर बात करेंगे, लेकिन हम आगाज़ करेंगे जो जेएनयू को लेकर जिस तरह का रद्द अमल सामने आ रहा है। और बॉलीवुड की कई एक शख्सियात बॉलीवुड से जुड़ी, चाहे वो अदाकार हों, चाहे वो डायरेक्टर हों, प्रोड्यूसर हों, दीगर फनकार हों, वो भी सामने आए और उन्होंने भी अपना जो है इजहार यकजहती किया है और जिस तरह का वाक़या जेएनयू में पेश आया था उसकी मुखालिफत, उसकी मजम्मत की है। मैं आपसे जानना चाहूँगा शकील साहब कि ये जो वाक़यात हो रहे हैं, क्या आपको लग रहा है मतलब एक के बाद एक के बाद एक, और सारे मुल्क के जो है ध्यान और तबसरे और बहस मुबाहसे इन्हीं मामलात पर हो रहे हैं? क्या इसके पीछे क्या लगता है आपको, क्या चल क्या रहा है? मुझे सबसे पहले तो मैं यही बात कहूँगा कि जिस तरह के वाक़यात पेश आए थे 5 जनवरी को जेएनयू के अंदर, कोई शायद तवक्को नहीं कर रहा था कि इस तरह से बुज़दिलों के तौर पर नकाब पहने लोग जाकर वहाँ पर लड़कियों पर हमला करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह के जो वाक़यात पेश आए हैं, अब यकीनी तौर पर समाज का तबका बहुत हद तक इस बात को लेकर फिक्रमंद है कि मुल्क कहाँ जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से गुंडों की तरफ से जो हमला किया गया है, मुल्क का एक बड़ा तबका उस बात को कबूल नहीं कर रहा है और उस बात को लेकर काफ़ी बरहम है। भले ही गोदी मीडिया, गुलाम मीडिया ये बताने की कोशिश करे कि नहीं ये लोग गलती पर हैं और जो लोग नकाब पहने हुए थे अगर वो लोग सही हैं, अगर ये बताने की कोई कोशिश कर रहा है तो मैं समझता हूँ कि उनका भी वही हाल होगा जो आज एक मुल्क का जो तबका इन्हें हिकारत की नज़र से देख रहा है, जिन लोगों ने हमला किया है। तो ये लोग भी उसके बराबर के जिम्मेदार होंगे जो आज ये समझ रहे हैं कि नहीं। और एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा जी, शहर के अंदर अगर कोई बात होती है, अगर मुसलमान अगर हिंदुस्तान में अगर किसी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होता है तो उस पर गद्दारी के थोप दिए जाते हैं, गद्दारी के बात कही जाती है और देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, ये नारे लगाए जाते हैं। लेकिन अगर कोई दूसरे तबके का फर्द अगर बेचारा अगर मुसलमानों के साथ खड़ा होता है या फिर किसी दूसरी तहरीक से जुड़ जाता है तो उसे अर्बन नक्सलाइट का नाम दिया जाता है। तो ये मुझे एक खटक रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर मुझे तो अभी एक वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि देखिए कि सामने है, आंखों के सामने समाज बट रहा है। यहाँ पर जी तुम्हारी काली करतूतें जो हैं वो मुल्क के लोगों को पसंद नहीं आ रही हैं। इस बात को तस्लीम करो, तुम लोग तस्लीम करो कि तुम्हारी जो काली हरकतें, तुम्हारी घटिया हरकतें, गंदी सोच तुम्हारी जो है उससे लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। मैं बात यहाँ पर दीपिका पादुकोण की नहीं कर रहा हूँ, तापसी पन्नू की नहीं कर रहा हूँ और अपने अनुराग कश्यप की बात नहीं कर रहा हूँ, विशाल भारद्वाज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ये लोग आए हैं,
ये लोग आकर जेएनयू के साथ हैं, बॉम्बे के ये लोग यहाँ पर बैठे थे एहतजाजों के साथ, तलबा के साथ बैठे थे। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि मैं हिंदुस्तान के जो बाशऊर तबका है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये लोग समझते हैं कि जो तुम जिस तरह से तुम हुकूमत कर रहे हो, गुंडों की जो तुम जिस तरह की हौसला अफजाई कर रहे हो, वो हमारे मुल्क के लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। एक बात मुझे शायद, मैं कोई भी तहरीक से अगर मैं देखूं तो मैं अगर किसी शख्स का मैं हवाला देता हूं तो मुझे अगर कोई बात अगर दिल में उतरती है तो मैं उसका हवाला जरूर देता हूं जी। आज असद अवैसी साहब ने बहुत अच्छी बात कही जी। उत्तर प्रदेश के अंदर आपने जिस तरह से हुजूम के अंदर जो मुजाहरा कर रहे थे, उनके घरों पर हमले करने के बाद यहाँ के उनके जो पकड़े गए थे उनके खिलाफ नोटिस जारी की, 5 लाख रुपए बुलंदशहर में लोग ले जाके दे दिए, जायदाद को नुकसान पहुंचा, वजीर आला बदले का लफ्ज इस्तेमाल किया। जेएनयू में 25-30 बच्चों को मारा गया, खून में लहूलुहान हो गए बच्चे, फर्नीचर तोड़ दिया गया, गाड़ियां वहां पर फोड़ दी गई, हर तरह की तबाहकारी ताराज कर दिया गया जेएनयू के अंदर। ये बात बता रहा हूं मैं। लेकिन बताइए कि क्या एक शख्स निकल के ये भी कहता है, हिंदू रक्षा दल का एक लीडर ये कहता है कि जो भी होता है वो हमारे आदमी करते हैं, हमारे कारकुन करते हैं। बताइए उसे या तो गिरफ्तार करना चाहिए था या फिर बाद में उसे नोटिस भेजनी चाहिए थी। आप लोग बताइए कि आप किसको नोटिस भेजेंगे, किससे उसकी पाबजाई करेंगे। एक तरफ ये आपका दो रुखी नहीं होना चाहिए। अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम नौजवानों की जायदादों को खुर्क करते हैं या उनको नोटिस देकर उनसे पैसे लेते हैं तो आपको जेएनयू में ये कार्रवाई करनी पड़ेगी, जो कि आज जेएनयू के अंदर गुंडागर्दी का जो बदतरीन माजरा हुआ है, मैं समझता हूं कि वैसी कार्रवाई होनी चाहिए जो कि नहीं की जा रही है। अरे साहब, इतवार के दिन ये वाकया पेश आया, अब तक एक शख्स को गिरफ्तार नहीं किया गया। बताइए कहां है, जबकि उत्तर प्रदेश के अंदर जब एहतजाज हो रहा था सैकड़ों बच्चों को उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया गया, गोलियां मार दी गई। मुझे नहीं समझ में आता कि यहां पर वाज़ेह तौर पर है कि इसलिए लोग इन आंखाओं से नफरत करने लगे हैं, इसके लिए एहतजाज में लोग शामिल हो रहे हैं। ठीक है, प्रोफेसर रतन लाल साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए और सीनियर सहाफी वाहिद नसीम साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं दोनों मेहमानों का प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूँ। शुक्रिया शुक्रिया। मैं प्रोफेसर साहब की तरफ जाऊंगा। प्रोफेसर साहब, मैं जानना चाहूंगा, वैसे हमारा जो रेगुलर प्रोग्राम होता है उसमें जो करंट जो इश्यूज होते हैं दिन भर की बात हम करते हैं, लेकिन अब जो दिन भर वाली बात हो रही है वो मतलब ऐसे इश्यूज हैं जिससे हमको ये लग रहा है कि ये हमारे देश के कोई मतलब फायदा पहुंचाने वाले या फिर ये इश्यूज नहीं है, बल्कि छोटी छोटी घटना हो रही है उसको बढ़ा चढ़ाकर जो है उस पर बात हो रही है। ये हमारी मीडिया का भी जो है रोल हो गया है, लेकिन हम हमेशा कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं और वो करते हैं जो हमारे देश के वाकईतन इश्यूज हैं। कल भारत बंद है, मैं आपसे जानना चाहूंगा भारत बंद है, क्या इश्यूज हैं? ट्रेड यूनियंस, यकीनन कहा जा रहा है कि 25 करोड़ लोग इसमें जो है शामिल रहेंगे, लेकिन हमारी मीडिया में इस पर कोई जिक्र नहीं है, वैसा जिस तरह से बात होनी चाहिए वो नहीं है, बल्कि बातें कुछ और है। लेकिन मैं इस बंद से पहले जो अभी मुल्क में जो सूरत हाल बनी हुई है, अभी हमारे मौजूद मेहमान शकील साहब ने जिस तरह से जेएनयू के हवाले से कहा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो जेएनयू में जो कुछ चल रहा है या फिर जो मुल्क की जो सूरत हाल बनी हुई है, इन शॉर्ट अगर आप इसको देख रहे हैं तो कैसे, आप क्या कहेंगे? इसके बाद हम जरूर जो भारत बंद के हवाले से बात है उसको आगे बढ़ाएंगे। जी, एक तो मैं भारत बंद के समर्थन में हूँ, आई सपोर्ट भारत बंद, नंबर 1। नंबर 2, जेएनयू की जो घटना है, और आपने पहले मीडिया की बात की, मेन स्ट्रीम मीडिया की, जी जी, तो गोदी मीडिया पे तो हम लोग बात ही नहीं करते हैं, बिकॉज वी हैव सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया से हम लोग काम करते हैं, हम लोग इनवाइट भी नहीं करते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया को। तो इनको तो छोड़ दीजिए, सरकार से इनको लाभ लेना होता है तो सरकार की बात बोलते हैं, और दिन भर हिंदू मुस्लिम और गाय गोबर ये इनको करना होता है, तो उसमें हम जाना भी नहीं चाहते हैं। दूसरी बात है कि जेएनयू की जो घटना है, जेएनयू में जो हुआ है वो जेएनयू चाहे जामिया चाहे जितनी भी घटनाएं हो रही है, रेल का बिकना, जहाज का बिकना, दलितों पर हमले, ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं है, दे आर द पार्ट ऑफ द सेम फिलॉसफी। कि ये सरकार जो है, ये सरकार संविधान में विश्वास करने वाली सरकार नहीं है, ये सरकार सिर्फ मनुस्मृति और पूंजी में विश्वास करने वाली सरकार है। तो इसलिए ये सरकार कोई भी ऐसी संस्थान नहीं है जिसकी मर्यादा इन्होंने छोड़ी है, तो उसके खिलाफ ये भारत बंद है। ये खाली ट्रेड यूनियन का नहीं है, बात समझ लीजिए। जी जी, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई इसी सरकार को 2 बार लोगों ने सड़क पर उतर के, पॉलिटिकल पार्टी जहां भी हो, लेकिन भारत बंद तो किया ना समाज ने जी। 2 अप्रैल का भारत बंद हुआ, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया था, लोगों ने किया था भारत बंद, और सरकार को पीछे झुकना पड़ा जी। 5 मार्च का भारत बंद हुआ रोस्टर के मसला पे, उसमें सरकार को पीछे झुकना पड़ा।
तो ये सरकार जो है जितनी भी लीला कर ले, जब लोहिया कहा करते थे कि जब सड़कें सुनसान हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगा जी। तो ये समाज अभी जग रहा है और समाज इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा है। एनआरसी पे चाहे सीए पे जी। इसमें न गरीब ब्राह्मण बचेगा, कोई नहीं बचेगा भाई। असम में 19 लाख लोग में 13 लाख लोग हिंदू थे। तो ये बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने वाले लोग हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन को जो कॉन्स्टिट्यूशन को बिलीव करने वाले लोग हैं, उनका ये भारत बंद है कल का। तो इसमें सब लोग शामिल हैं और यकीन मानिए कि ये लड़ाई अभी लंबी चलेगी। सत्ता मिलना बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है जी। सत्ता को पचा जाना, पावर को पचा जाना, ये बड़ी बात होती है जी। लेकिन ये बीजेपी सरकार जो ईवीएम की सरकार भी है, हम लोग तो बार बार ईवीएम के खिलाफ भी बोल रहे हैं कि सबसे बड़ी लोकशाही है, लेकिन ईवीएम पे चर्चा ही नहीं कर रही। हम लोग बार बार करें ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर लाओ। तो ईवीएम की सरकार जितना मर्जी लोग कुछ कर ले, लेकिन ये सरकार जो है इसके खिलाफ अब पहली बार है इस भारत में इमरजेंसी के बाद इस सरकार बनाम जनता हो रही है। जनता लोग आ रहे हैं सड़क पे। इसमें इन्हें हिंदू मुस्लिम करने की इन्होंने कोशिश की थी जी। लेकिन हिंदू मुस्लिम नहीं हो पाया। अब जनता इनके खिलाफ सड़क पे है। तो ये हिटलर शाही बहुत दिन चलने वाली नहीं है। रतनलाल साहब, मैं यहाँ पर ये जानना चाहूंगा कि कोई किसी को भी सत्ता मिलती है, सरकार मिलती है, तो वो यही चाहता है, ठीक है, उसको देश से कितनी मोहब्बत है, कितना वो जो है देश का भला करना चाहते हैं, ये एक अलग बात हो जाएगी। लेकिन जहां तक अगर हुकूमत करने की बात ले लें तो कोई भी सरकार बनने के बाद वो क्या अपने हाथों से मतलब इतना ऐसे ही पॉलिसी से अख्तियार करेंगे जिससे खराब हो? तो ये बात समझ में नहीं आती। सीधी सी बात समझिए पहले, ये सरकार हर मसले पे फेल हो चुकी है। 15 लाख देंगे सबको, 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो आप इकोनॉमी की हालत देख लीजिए, रोजगार की हालत देख लीजिए। दलितों पे हमले हो रहे हैं, मुस्लिमों पे हमले हो रहे हैं, आदिवासियों के जल जंगल जमीन छीने जा रहे हैं। तो सब ये सरकार चूंकि हर फ्रंट पे फेल हो चुकी है, इसलिए हर समय इमोशनल इशू उठाती है। चाहे 370 हो, चाहे ये आपको CAA हो, चाहे NRC हो, चाहे अच्छा, इससे लाभ क्या होगा? अगर बीजेपी की बात कर लें तो उसको लाभ क्या होगा, फायदा क्या होने जा रहा है अगर इस तरह के मामला होंगे? उसको नुकसान होने जा रहा है ना। झारखंड में हार चुके हैं, दिल्ली में भी हारेंगे, अगला बिहार में भी हारेंगे। कि अब देश की जनता ये समझ रही है कि भाई खाली जो है ना इंडिया पाकिस्तान और गाय गोबर और हिंदू मुस्लिम करने से कुछ नहीं वाला। सबका बेटा का नौकरी नहीं मिल रहा है, स्कूल कॉलेज बंद हो रहे हैं, सब पैसे नहीं मिल रहे हैं, प्याज 200 रुपए किलो हो रहा है। तो रियल इश्यूज पे आप बात नहीं करेंगे और खाली इमोशनल इशू उठाएंगे। ये तो सरकार चाहती थी कि भाई हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाए। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि सोशल मीडिया का, कि हम लोग जो बात कह रहे हैं वो SC ST OBC माइनॉरिटीज में बात जा रही है। लोग बात समझ रहे हैं कि भाई हमें हिंदू मुस्लिम चक्कर में नहीं पड़ना, हम रोजगार की बात करनी है, हमें स्कूल की बात करनी है, कॉलेज की बात करनी है। हाँ, तो मोदी सरकार ने कुछ, उनका जो कहना है कि हमने ऐसे स्टेप्स लिए हैं बड़े बड़े और उसके फायदे, मतलब अगर आप फौरी तौर पर चाहते हैं तो थोड़ा सा वक्त लगेगा। जिन्होंने 70 बरस हुकूमत की थी उन्होंने क्या कुछ देश को दिया? अभी हमारे तो बस 5-6 साल हुए हैं, तो कुछ वक्त दीजिए ताकि GST के हवाले से। नहीं, जो 5-6 साल आपने वक्त लिया है, तो जो 70 साल में जो संस्थाएं बनी थी, जो अधिकार दिए गए थे लोगों को, उसको खत्म करने के लिए आपको थोड़ी वक्त चाहिए। आपको, आप कह रहे हैं CAA पे कि पाकिस्तान से दलित आएंगे तो उनको हम अधिकार देंगे। तो आप ये बताइए ना कि भारत में जो दलित अभी रह रहे हैं तो उनको अधिकार मिला क्या? उनको प्रमोशन मिला क्या? उनको आरक्षण मिला क्या? उनको प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए क्या आपने? जी, ये बोलिए ना। तो लीला मत कीजिए, है ना। ये नौटंकी नहीं चलेगा। ये ठीक है जी। हाँ, मैं जो बार ये सब चलेगा नहीं। भारत की जनता ये बात समझ रही है, इनको उखाड़ फेंकेंगे और भारत के लोग ही उखाड़ेंगे इनको। ठीक है, कैसे होगा, क्या होगा, मैं जरूर इस हवाले से जरूर आपसे कंटिन्यू करूंगा। आप बने रहे। मैं वाहिद साहब की तरफ जाता हूँ। वाहिद साहब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी वाहिद साहब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी। वाहिद साहब, कल बंद है और बंद के हवाले से 12 नुकाती, मतलब इनका चार्टर है, उस हवाले से मुतालिबात हैं, काफी तवील है। और फिर साथ ही साथ हम देखें तो जो मुल्क की सूरत हाल जो बनी हुई है वो भी हमारे सामने है कि किस तरह के हालात हैं। एक अफरा तफरी, एक बेचैनी जैसा माहौल बना हुआ है। और इसके दरमियान ये जो बंद हो रहा है, आपको क्या लगता है क्या हम करने जा रहे हैं? हमारी सरकार किस तरफ ध्यान देगी
और ये जो बंद का मामला है, जो इनके मुतालबात है, इसको कैसे सुनेगी, और फिर साथ ही साथ इसके साथ जो कुछ सूरत हाल हमारे मुल्क में चल रही है, चाहे JNU का मामला हो, चाहे CAA का मामला हो या NRC का मामला हो, क्या आपको लग रहा है क्या होने जा रहा है और वाकई हुकूमत कितनी संजीदा है? देखिए, हुकूमत बहुत कंप्लीटली संजीदा है, मगर संजीदा किस बात के लिए है ये यहाँ चर्चा का विषय है जी। हुकूमत संजीदा है इस बात के लिए कि हुकूमत को किस तरह जनता को मुद्दे से भटकाना है और उसके लिए क्या बेहतर टॉपिक हो सकता है कि वो जनता के सवाल को ना उठने दे। कल का जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो डेमोन्स्ट्रेशन के तमाम ऑर्गेनाइजेशन को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि कम से कम वो इसमें वो मुद्दे उठा रहे हैं जो पिछले 6 साल से नहीं उठे हैं। मगर एक बात यहाँ पर मैं वादे करना चाहूंगा कि हुकूमत का जो रवैया है वो अभी तक इन मुद्दों को पिछले 6 साल में फ्रंट पर आने नहीं दिया है। जहाँ किसानों की बात की जाएगी, जहाँ रोजगार की बात की जाएगी, जहाँ कंपनियों के जो सरकारी कंपनियां थी उनका प्राइवेटाइजेशन किया गया, जो जिनमें रिजर्वेशन मिलता था, रिजर्वेशन के बाद जो लोग नौकरी करते थे उनको भी अगर 51% में आप प्राइवेटाइजेशन कर देंगे तो यकीनी तौर पर लोगों की बेरोजगारियां और बढ़ेंगी। ये तमाम ऐसे इशू हैं जिसमें अगर इस पर चर्चा, देखिए एक चीज में एक रोकने की तरीका समझिए क्या है। तरीका ये है कि JNU में जिस तरह से एक हमला प्लान किया गया, उस हमले को एक्सेप्ट किया गया, उस हमले में एक नाम को बदनाम किया गया। नाम क्या था? लेफ्टिस्ट, यानी जो वामपंथी दल है उनको उसको मीडिया में पहले से माहौल क्यों बनाया गया? इस कड़ी को जोड़िए। कड़ी ये है कि कल जो डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है जिसमें किसान भी शामिल हैं, स्टूडेंट्स भी शामिल हैं और मजदूर, टोटल जो है मजदूर संघ, ट्रेड यूनियन इसमें शामिल है। बिल्कुल, ट्रेड यूनियंस अगर वो हालांकि 15 करोड़ का दावा कर रहे हैं, अगर मैं कहूँ 1-2 करोड़ भी सड़कों पर आ जाते हैं तो ये एक इंटरनेशनल जो है खबर बनेगी और ये जो इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था और जो सरकार के द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं तमाम एजेंसी इसका रिव्यू करेंगी। ऐसा अगर रिव्यू करेंगी तो यहाँ की रेटिंग और नीचे जाएगी। मतलब कुल मिलाकर जो दुनिया की मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में ये बातें खुलेंगी, मगर भारतीय मीडिया में इसकी चर्चा ना हो, इसके लिए JNU को प्लान किया गया। आप समझिएगा कि कल से लेके आज तक और कल और परसों तक ये कहा जाएगा कि वामपंथियों का बंद है और वामपंथी देश को जलाना चाहते हैं, वामपंथी अटैक करना चाहते हैं। तो मतलब एक बात की जो काट ढूंढी जाती है वो गवर्नेंस का तरीका नहीं है। एक होता है जो आप किसी देश के जिम्मेदार होते हैं, कहीं राजा होते हैं, तो आपका एक तरीका होता है कि आप इसको कैसे जनता को शांत करें, कैसे उनको इत्मीनान दिलाएं, कैसे यकीन के साथ देश को आगे बढ़ाएं। इस सरकार का पिछले 6 साल में एक रवैया है, एक लाइन का, सिंपली कैसे उसको काउंटर किया जाए, ऑफेंसिव काउंटर किया जाए और कैसे इसको दबा दिया जाए, जिस पर अटैक किया जाए, चाहे वहां लहू बहाया जाए या फिर डिक्टेटरशिप दिखाई जाए, पुलिस का इस्तेमाल हो, ED का हो या फिर CBI का हो। कुल मिलाकर हर फंडे को अपनाकर फोर्सली किसी भी चीज को दबाने की कोशिश है और काउंटर हिंसा से किया जा रहा है। ठीक है, इसका बड़ा दुर्भाग्य है। ठीक है शकील साहब, जिस तरह से वाहिद साहब ने कहा है कि वाकई अगर हम गौर करें तो फिलहाल JNU नशाने पर है और JNU चर्चे में है, और JNU के हवाले से हम देखें तो हुकूमती जितने भी, मतलब हम वज़रा की बात कर लें या फिर BJP की लीडरान की बात कर लें, तो जो JNU के नज़रियात हैं ये नशाने मलामत हम कह सकते हैं कि बने हुए हैं, और जो वाक़यात हो रहे हैं JNU के से मुताल्लिक़ हैं, और साथ ही साथ जो लेफ्ट नज़रियात हैं इसको हम देख रहे हैं कि निशाना बनाया जा रहा है और इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि भाई ये जो नज़रियात हैं ये मुल्क को जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो वाकई अगर हम देखें तो भारत बंद का जो मामला है ये इससे आकर जुड़ जाता है, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है उसी से मुल्हका है सारी जितनी भी यूनियंस हैं जो कल एहतजाज में हिस्सा ले रही हैं, तो ये कनेक्ट होती है बात। तो मतलब किस तरह का माहौल बनाया जा रहा है और ये बनाने में जो है मतलब किस तरह से लोगों के जहन से जो है खेला जा रहा है, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या वाकई आप भी जो है देख रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं एक कनेक्शन पाया जाता है? जैसा कि जो सोच जैसा कि बताई जा रही है कि लेफ्ट जो कहते हैं, वामपंथी जिसे कहते हैं, अगर चलिए ठीक है, अब ये कहते हैं कि उनसे नुकसान है, मुल्क को नुकसान है, आपसे क्या फायदा है बताइए आप? एक दो फायदे बता दीजिए आप, आपको आपने मुल्क का क्या फायदा किया बताइए? जीडीपी को तो खाक में मिला दिया लाके, आपने 4 के पास आ गए, जीडीपी गिर गई है, और प्याज बढ़ा दिए हैं आप, पेट्रोल का रेट दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, सोना बढ़ रहा है, ये क्या क्या बताएंगे? एक नहीं, हम कई चीजें से गिना सकते हैं कि आपने कौन सा तीर मारा मुल्क के लिए। वामपंथियों को छोड़ दीजिए, वामपंथियां अपोजिशन में है, उनका कोई इख्तियार भी नहीं है, लेकिन ये देश को चाहने वाले, ये देशभक्त लोग हैं और ये जो है देश का भला चाहते हैं, और वो ये जो है
देश की सुरक्षा के लिए वो काम कर रहे हैं जो पिछली सरकारों ने नहीं किया था, और पाकिस्तान को जो है अच्छी तरह से जवाब दे रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें अगर आप देखें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं देख रहा हूं कि बहुत अच्छी जवाब दे रहे हैं। मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि हमारे मुल्क के जवान जो हमारे मुल्क की सरहदों पर हिफाजत करते हैं, उनकी भी जानें जा रही हैं। ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि क्या हो रहा है। मुझे अफसोस होता है कि अगर वामपंथियों के ऊपर तुम उंगली उठा रहे हो, तो मुझे वैसे वामपंथियों का कोई उसे दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मैं जब आप उस पर कहते हैं कि लोग नुकसान पहुंचा रहे, तो आपने कौन सा तीर मारा, ये मेरा यही सवाल रहेगा। मेरे मुल्क के नौजवान बेरोजगार हैं, आपने कितनों को नौकरी निकाल कर दी, बताइए कि कितनों को नौकरी दी है आपने। कई ऑटोमोबाइल के सेक्टर्स बंद हो गए, हमने बताया इनमें से कई कंपनियां बंद हो जा रही हैं, प्रोडक्शन कम हो गया है वहां पर, और आपका कहीं भी आपका इन्वेस्टमेंट जो होता है, इन्वेस्टमेंट गिर गया है यहाँ पर। कई बड़े बड़े माशी माहिरीन इस बात का कह चुके हैं कि मुल्क के क्या हालात होने वाले हैं, फिर भी आप कहते हैं कि वामपंथियों से नुकसान है। अरे भाई, आपने फायदा किया, चलिए मैं मानता था कि आपने अगर कुछ फायदा किया है मुल्क का, तो एक दो तो गिना देते कि हमने ये फायदा किया है। आपने तो कुछ फायदा नहीं किया, जैसा कि अभी आपके मौजूद मेहमान ने भी बताया कि गाय गोबर की बात की आपने, यही तो फायदा किया है। 2 लोगों को लड़ा दिया, यूपी में 20 लोगों को मार दिया आपने, इसका फायदा किया आपने। तो यही तो फायदा कर रहे हैं आप, कि आप लोगों को मार रहे हैं, यही आप फायदा कर रहे हैं। उससे हटकर आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप मजहब के नाम पर सियासत करते हैं, जेएनयू में बच्चों के ऊपर गोली चला देते हैं, जेएनयू में घुसकर लोगों के खिलाफ हमला हो जाता है, लड़कियों को मारा जाता है, फिर आप कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप कहते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास, यानी कि सबके साथ विश्वासघात तो आप कर रहे हैं, फिर आप कहते हैं कि हम ही सबसे अच्छे हैं। अरे भाई, क्या मेरे समझ में नहीं आता कि आपकी लॉजिक क्या है और आप किस नजर से सोचते हैं। और मैं तो समझता हूं कि इस मुल्क का मजदूर बहुत ही होशियार है, बहुत अच्छा करता है अगर अपने हुकूक के लिए लड़ता है। आने दीजिए, सामने आने दीजिए मुल्क के लोग। जब मजदूर सामने आ रहे हैं तो हम भी, क्योंकि हम भी मजदूर हैं, अगर मुल्क का मजदूर अगर कहता है कि बैंक भी कल मेरे ख्याल से उसके अंदर शामिल है, बैंक भी शामिल है, बैंक का शोबा मुतासिर होगा, बैंक का शोबा मुतासिर होगा, ट्रांसपोर्ट मुतासिर होगा, कितना कुछ मुतासिर नहीं होगा। बताइए, फिर भी आप कहते हैं कि नहीं हम ही सब हमारी। अरे भाई, करो भाई, फायदा करके बताओ मुल्क का। एक नाम की मुझे तो नजर नहीं आती साहब, मैं माफी चाहता हूँ। इस मुल्क की बदकिस्मती है कि जैसा कि कई लोग कहते हैं कि एक अजीम मुल्क बदकिस्मती से खराब हाथों में चले गया है। प्रोफेसर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इसी दौरान बात ये चल रही है, जिस तरह से वाहिद साहब ने भी कहा कि ये जो लेफ्टिस्ट हैं, ये ऐसे कुछ एहतजाज कर रहे हैं, ऐसा मतलब इनकी एक नजरियात हम ये कह सकते हैं। और ये बात भी इसी दरमियान में आई, जेएनयू का जब मामला हो, इसी दौरान ये भी कहा गया कि एक इंटेलेक्चुअल टेरर जो है, इंटेलेक्चुअल टेरर, ये जो है टर्म यूज किया जा रहा है। तो ये बड़ा घातक साबित हो रहा है हमारे मुल्क की जो यूनिटी है, या फिर हमारे मुल्क की जो कुछ हमारे जो हम कह सकते हैं कि इसकी सलामती के हवाले से बातें हैं। तो इन सबको जो है, ये जो इंटेलेक्चुअल टेरर है, ये जहन साजी कर रहे हैं मुल्क भर में, बिलखुसूस लेफ्टिस्ट के हवाले से कहा जा रहा है। तो इसको रोकना जरूरी है। जिस तरह से आजादी के नारे, ये क्या है, मतलब कि क्या नारा दिया जा रहा है, आजादी आजादी, तो ये जो चीजें ये बड़ी खतरनाक है। तो इसको जो है हुकूमत चाहती है दूर किया जाए। जी, एक सेकंड बाद, अब सुन लीजिए आप। आई गॉट योर पॉइंट जी। जो लोग ये बात कह रहे हैं, उनसे खाली एक सवाल मेरा है कि अगर वो वाम पंथ को परिभाषित करते हैं और अम्बेडकरवाद को परिभाषित करते हैं, डिफाइन लेफ्टिज्म एंड अम्बेडकरिज्म जी, तो मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूं कि मैं प्रोफेसरों में नौकरी रिजाइन कर दूंगा जी। मेरी बात समझ रहे हैं कि इनके लिए जो भी कोई सवाल इनको उठा दे, बिकॉज इनका संविधान है मनुस्मृति, और मनुस्मृति में सवाल उठाना जो है ना, वो बंद है। नहीं, अभी ऐसा कहा तो नहीं गया ना प्रोफेसर साहब, ऐसा कहा तो नहीं गया है कुछ भी। मेरी बात सुने ना, कहा कुछ नहीं जाता है, कहा कुछ और जाता है, किया कुछ और जाता है। ये बात समझिए। अगर ये लेफ्ट और वाम पंथ को, अम्बेडकरिज्म को खाली समझा दें और राष्ट्र को समझा दें नेशनलिज्म क्या है जी, तो कोई भी अगर आपके चैनल पे बीजेपी के आदमी हो एनालिसिस पे, तो उनको ये बोलिए कि आप खाली नेशनलिज्म की परिभाषा दीजिए और लेफ्टिज्म की परिभाषा दीजिए, डिफाइन कीजिए, और अम्बेडकरिज्म को डिफाइन कीजिए। ये कुछ नहीं करेंगे, इनको कुछ नहीं आता जाता है। तो बेसिकली इनको बात ही नहीं समझ में आती। कोई भी सवाल उठा देगा तो कोई अर्बन नक्सल हो जाता है, कोई माओवादी हो जाता है, कोई एंटी नेशनल हो जाता है। तो बिकॉज इनको कुछ आता जाता नहीं है, इन्होंने झटके में सत्ता पा गए हैं, तो इनको बात ही नहीं समझ में आ रही है कि देश जो है, देश चलता है लोगों से चलता है। और भारत हजारों साल से ये रहा है मल्टी कल्चरल सोसाइटी रहा है। यहाँ जो है विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय के लोग रहते आए हैं जी।
पुष्य मित्र सुंग के बाद पहली बार जो है बीजेपी सरकार को 6 साल से हिंदुत्वा फोर्सेस को इनको ताकत मिला है यहाँ शासन करने की। तो इनको लगता है कि मनुस्मृति लागू कर देंगे, तो ये होने वाला नहीं है। इनको जो है देश की जनता, भारत की जनता बहुत ही समझदार है, और दुनिया में आप इतिहास उठा कर देखेंगे, मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता कि कोई एक ऐसा काम बताते हैं कि जिससे कि पूरे भारत के कोई एक वर्ग खुश हो, कोई ऐसा काम नहीं। तो इसलिए हिंदू मुस्लिम करेंगे, लेकिन ये करेंगे सीए। प्रोफेसर साहब, यहाँ पर एक सवाल ये है कि भाई आप कुछ ऐसा मैसेज दे रहे हैं जिससे हमारे पड़ोसी जो हमारे दुश्मन मुल्क हैं उनको फायदा हो रहा है। आप ऐसे आजादी के नारे लगा रहे हैं और ऐसे जज्बात आप जो है लोगों को जो है सर्व कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा है साहब, बात सुनिए, वो चीज तो नहीं होनी चाहिए। मैं पाकिस्तान बिरयानी खाने में गया था, साड़ी लेके गिफ्ट लेके हम गए थे। आप पुलवामा का इंक्वायरी करवाइए ना इंटरनेशनल कोर्ट से। हम गए थे पाकिस्तान में बिरयानी खाने। पाकिस्तान से व्यापार जो लोग करता है जी, और बांग्लादेश से, उसका लिस्ट निकालिए कौन लोग करता है, किसके बेटे वहां बिजनेस कर रहे हैं, फायदा कौन किसको पहुंचा रहा है। देश की जनता ये समझ रही है कि इलेक्शन जब भी आता है तो हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, पुलवामा, फलना जो कर लीजिए, कौन बिजनेस कर रहा है पता तो कीजिए ना कि पाकिस्तान से जितना बिजनेस हो रहा है जी, तो उसमें बीजेपी की सरकार में जो लोग काम कर रहे हैं, जो उनके थिंक टैंक हैं, उनके बेटे बेटियां कर रहे हैं कि नहीं बिजनेस। ये देश की जनता को क्यों मूर्ख बना रहे हैं? ठीक है, यहाँ पर सवाल ये उठता है। मैं प्रोफेसर साहब आपकी तरफ आता हूँ। वाहिद साहब, आपसे जानना चाहूंगा, ये जो सारी चीजें हैं, सारी जो बातें हैं, जिस तरह का माहौल बना दिया गया है और जो लोगों को बताया जा रहा है और पीछे कुछ और है, लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये होता है, जिस तरह से हम अपने हर प्रोग्राम में इशू पर बात करते हैं, फिर उसके हल की भी बात करते हैं, तो इसका हल वाकईतन क्या हो सकता है? अब एक जानिब देखिए, बड़ी तादाद, अगर 25 करोड़ मुलाजिमीन एहतजाज में हिस्सा लेते हैं, तो सोचिए अगर हम इसको वोट के हवाले से, वोट डालने वालों के हवाले से भी अगर देखें तो कितनी बड़ी एक आबादी है, कितना बड़ा जो है इनका असर हो सकता है। और दूसरी जानिब सरकार है, और तीसरी जानिब वो इश्यूज हैं जो नॉन इश्यूज हैं। तो अब इस दरमियान वो संगीन मामलात भी हैं, सीएए की बात कर लें, तो आखिर होने क्या जा रहा है, क्या हो रहा है, और फिर इसका हल कैसे होगा, ये एक सवाल रह जा रहा है। फिर एक मरतबा मैं आपसे जानना चाहूंगा, उसके बाद फिर प्रोफेसर साहब से भी जरूर जानूंगा। जी देखिए, यहाँ पर मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पर एक बात कई बार पहले भी क्लियर कर चुका हूँ, अभी फिर क्लियर करने की कोशिश करता हूँ जी। दरअसल बात ये है कि इन तमाम इश्यूज की कोई जरूरत नहीं थी। मनुस्मृति के एजेंडे को भी धीरे धीरे लागू किया जा सकता था, मगर इस सब की मजबूरी ये है कि हमने जितनी स्कीमें लॉन्च की, बहुत हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके एडवर्टीजमेंट किया गया। गोल्ड बॉन्ड नाम से हमारे प्रधानमंत्री एक स्कीम लाते हैं और उसमें मात्र 400 ग्राम सोना जमा होता है। उसके बाद ये दूसरी जितनी स्टार्टअप के नाम से एक स्कीम लाते हैं जिसमें पूरा पैसा डूब जाता है। स्टार्टअप के नाम पे एक प्रोडक्ट इंडिया की तरफ से बाहर नहीं आता। दूसरा, आगे बढ़ते हैं कि जितनी महत्वाकांक्षी स्कीम, फार्मर की आमदनी दोगुनी करने की जितनी बातें की गई, वापस फार्मर सड़कों पर आ गया है। यहाँ पर इंश्योरेंस की मैंने कई बार तलाशी की कि सरकार की, खास तौर से उसी पार्टी के अलायंस जो कंपनियां इंश्योरेंस कर रही हैं, सरकार अनाउंसमेंट करती है कि हमने किसानों को इतना पैसा दिया और वो पैसा इंश्योरेंस कंपनियों को दे दिया जाता है सीधे। तो और इंश्योरेंस, इसमें मैंने एक बार आंकड़ा पेश की, सरकार ने 20,000 करोड़ रुपया इंश्योरेंस कंपनी को दिया और जो उन्होंने क्लेम दिया फार्मर्स को, वो कितना दिया? 500 करोड़, मात्र 500 करोड़। 20,000 करोड़ आप देते हैं सीधे इंश्योरेंस कंपनी को और इंश्योरेंस कंपनी किसानों को लौटाती है 500 करोड़। तो यानी 19,500 करोड़ रुपया आपने दे दिया। इसको आप भूर्ती नहीं कर पाते हैं। रेपो रेट जो रेगुलेटरी है, जो रिजर्व बैंक की, आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया तो आपका फाइनेंस जो है, करेंसी आज कहाँ है? हाईएस्ट $72 पहुंच गया है। अगर एक बम होर्मुज में चलता है, यानी ईरान, इराक, तुर्की के बीच में एक पटाखा भी आज चल जाता है, तो ये 100 आप डॉलर की एक्सपेक्ट कीजिएगा कि आपको 100 के ऊपर जाएगा। सवाल ये है कि हमारे पास जो भी तेल के रिसोर्सेज है, चाहे वो सऊदी से आए, कुवैत से आए, बहरीन से आए या इराक से, उसका रास्ता होर्मुज है। और ये इस वक्त जो है जनता एक खाड़ी बन सकती है, इसकी संभावनाएं हैं।
एक चीज है, ना तो हम फॉरेन पॉलिसी को मैनेज कर पा रहे हैं, हमने अपना एक नजदीकी अलाई जो हमारे साथ बहुत अच्छे से रहा करता था, चाइना के साथ चला गया है, बांग्लादेश को हम नाराज कर दिए हैं, श्रीलंका के साथ हम पटक में हैं। लुक एट ईस्ट, देखिए ये नीतियों की बात करिएगा, प्रधानमंत्री जी कहते थे लुक एट ईस्ट, मतलब हम अपनी ओशियान वाली कंट्रियों की तरफ देखेंगे जिसमें थाईलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश और बर्मा है। ये सुनिएगा, इन तमाम चीजों को उल्टे लुक एट ईस्ट ऐसा किया कि इनको अपने आप से डिस्कनेक्ट कर दिया। तो एक भी पॉलिसी को देखिए, मैं यहाँ प्रोफेसर साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि दरअसल यहाँ ये लोग वाकई बिल्कुल अनुभवहीन हैं, पढ़े तो जिंदगी में एक अक्षर भी नहीं है, न आर्थिक पॉलिसी को जानते हैं, ना ये लोग जो हैं, और इनमें आप इनकी क्वालिफिकेशन देखिए, इन्होंने जो प्रोफाइल दिए हैं, पोर्टफोलियो दिए हैं, वो IAS अधिकारी है। आप देखेंगे कि योगा जो एक्सपर्ट है IAS, उनको इन्होंने फाइनेंस एडवाइजर बनाया है। तो पूरे IAS लॉबी को उठा के देखेंगे कि वो एक्सपर्टीज किसी और चीज में है और उनको चार्ज किसी और चीज का दिया है। तो इस देश के साथ इससे ज्यादा अजीब और गरीब मजाक नहीं हो सकता। इससे बेहतर उम्मीद करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, मैं आपके तरफ भी आता हूँ। शकील साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक तो अंदरूनी तौर पर जो कुछ सूरत हाल है, जो कुछ हालात हैं, उससे हम जूझ रहे हैं, मैं ये कहूँगा। महंगाई की बात भी कर लें, रोजगार की बात कर लें, और फिर डीमोनेटाइजेशन के बाद जो कुछ सूरत हाल हुई उसकी बात कर लें, या फिर GST के हवाले से जो हुकूमत का मौक़िफ़ है वो अपने मकाम पर है, वो इंतज़ार करने के लिए कह रही है। लेकिन इस दरमियान तेल के दाम बढ़ते हैं। अब साथ ही साथ एक और जो है एक आफत हम कहेंगे, मतलब एक ख़तरात हम देख रहे हैं, जो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो एक ठनी हुई है, उसके मतलब अभी तो शुरुआत हुई कि हम पर उसके असरात पड़ने शुरू हो गए। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस हालत में, इस सूरत हाल में अगर कुछ ऐसा होता है, खुदा ना करे, तो फिर उसके असरात वाक़तन दुनिया पर क्या होंगे ये तो अलग बात है, खित्ते अरब में क्या होंगे वो उधर की बात है, लेकिन हम अपने भारत की बात करें तो आपको क्या लगता है मजीद क्या होगा? हम क्या उसके लिए तैयारी कर रहे हैं? और फिर हमारी साथ ही साथ जो फॉरेन पॉलिसी है, भाई साहब कह रहे हैं कि तब्दील हो गई वो भी। देखिए, सबसे पहली बात, चूंकि मैं उसकी तरफ भी आता हूँ, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जैसा कि वाहिद साहब ने भी कहा, आपके मौजूद मेहमान ने भी कहा कि ये लोग हुकूमत करने नहीं आए हैं। सबसे पहले ये बात हमें यकीन कर लेना चाहिए, और इस बात का मुझे भी पूरा यकीन है कि ये लोग हुकूमत करने नहीं आए हैं, या मुल्क को एजेंडा, इनका जो एजेंडा है वो मुसल्लत करने आए हैं। इसके लिए तालीम के निज़ाम को बदलना चाहते हैं, हर चीज़ बदलना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी में घुस के बच्चों को मारते हैं। तो ये लोग हुकूमत करने नहीं आए हैं। आप इनसे हुकूमत या हुक्मरानी, गवर्नेंस की कोई भी उम्मीद मत रखिए, और जो भी है आप घूंट पीजिए, खून के घूंट पी के आप रहिए, क्योंकि यहाँ पर ये लोग हुकूमत करने नहीं आए हैं। ये बात हर हिंदुस्तानी को ज़हन नशीन करनी चाहिए कि यहाँ का जो निज़ाम है, जैसा कि कहा जाता है कि ये जहर है, ये जैसा कि तरह के जाम जो हम पी रहे हैं, जहर का जाम पी रहे हैं, और इसी तरह से लोग हुकूमत करने नहीं आए। अब आप बात ने कही है, ईरान की बात कही है जी। मैं एक बताता हूँ कि ये ईरान के साथ जो ताल्लुकात, जो मशरिक़ वस्ता में जो कुछ हो रहा है, भले ही शायद वहाँ का, जैसा कि जिस वक्त सुलेमानी का हलाकत हुई उसी वक्त पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई जी, उसी वक्त। और एक बात मुझे यहाँ समझ में नहीं आता है कि अमेरिका के सदर ट्रंप ये कहते हैं कि सुलेमानी हिंदुस्तान के अंदर भी हमले में मुलविस थे। ट्रंप की आवाज से अल्फाज आए हैं, ट्रंप ने अपने बयान में दिया है, पूरे हिंदुस्तानियों ने सुना है। यहाँ पर एक डिफरेंस मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर इनकी दोगली पॉलिसी और इनकी जो सोच है और इनकी खारजा पॉलिसी, इसमें सब आप देख लेंगे जी। अगर ट्रंप ये कहते थे कि हाफिज सईद के बारे में कहते थे, ट्रंप दाऊद इब्राहिम के बारे में कहते थे, तो ये लोग उनको खुदा समझ के कहते थे कि 4 दिन तो टीवी के डिबेट चलते थे इसके बारे में, कि जब कासिम सुलेमानी के बारे में ट्रंप ये कह रहे हैं। शकील साहब, एक सेकंड के लिए आपको रोक के मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, माफ कीजिएगा। मैं ये कहता हूं कि अगर मीडिया ने ये ऐलान दिखाया है और ट्रंप ने कहा है और उसको भारत पर उसकी अगर निंदा नहीं करता है, तो फिर दिखाए ना भारत जो है पूरी तरह से। अगर वो ये मानते हैं कि ईरान के जनरल अगर टेररिस्ट थे, तो आप ही रिश्ता खत्म करिए, ये शुरू कीजिए इस देश को। आप सिर्फ जो है उसको अपने अड्डे देने वाले हैं। आपकी जो ट्रीटी की थी, आपने जो है जिसे इंडो एशिया पैसिफिक के नाम, US इंडो पैसिफिक के नाम से आपने कमान बनाया था, उस ट्रीटी का हमने उसी वक्त खुलासा किया था। आपको मजबूरी में दे रहे हैं, उसके लिए एक डिप्लोमेटिक झूठा एक बयान दिलवाने, एक किसी देश की जनरल को आपका मीडिया कह देगा। मतलब ट्रंप जैसे आदमी ने कहा है, वो ट्रंप सब जानते हैं वो पुतिन का पपेट है, और वो ये चाहता था कि अमेरिका को यहाँ से खदेड़ दिया जाए, तो उसने ट्रंप के जरिए इस इम्प्लीमेंटेशन को करवा दिया है। अब इस खाट में अमेरिका नहीं रह सकता है। अगर ये इस तरह की बातें हिंदुस्तान की आवाम को या सरकार कहती है, तो बहुत गैर जिम्मेदाराना बात है। किसी देश के लीगल जनरल को आप इस तरह की बात कहें और उसकी मजम्मत न करें या उसका खुलासा न करें, तो फिर इस देश को कितना भी बेवकूफ मत समझिए। आप रिश्ता हम कम कौन होते हैं, हम देश के साथ खड़े फॉरेन पॉलिसी पे। आप आज ईरान पे रिश्ते खत्म कर दीजिए, कल आप
हुकूमत यानी के कोई एक साथ बात करें, आप या तो ईरान के साथ रहें या तो अमेरिका के साथ रहें। मैं वही बोलना चाह रहा था करते कि हैं। आप या तो अमेरिका के जो सदर ने जो इल्जाम लगाया हुसैन उसकी मजम्मत करें। उसकी मजम्मत कर दें आप कि भाई इन्होंने गलत कहा है और गलत कहा है, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई इसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं थी, कुछ नहीं थी। लेकिन मैं ये समझता हूं कि या तो आप उसकी खंडन भी नहीं करते, आप बोल दीजिए कि आपने गलत कहा, क्योंकि ये ताल्लुकात की बात है। ये दो ममालिक, ईरान के साथ आपके ताल्लुकात है, अच्छे ताल्लुकात है, रिवायती ताल्लुकात रहे हैं, लेकिन आप उनकी बात पर यकीन कर लेते हैं ट्रंप साहब के और खामोश बैठे हुए अब तक एक लफ्ज यहां से नहीं आया है। वही अगर ट्रंप साहब ये कह देते हैं कि ये हाफिज सईद का कारनामा था, वो उसका कारनामा था, ये इसका कारनामा था, 3 दिन तक 4 दिन तक तो ये गोदी वाले इसका मीडिया के ऊपर मुबाहिजा चलाते थे और अब के चीख चीख के चिल्लाते थे और बहुत कुछ बताते थे। तो ट्रंप मैं प्रोफेसर साहब से भी इसे मन चाहूंगा, अगर यहाँ पर निंदा नहीं की जाती तो मैं ये मानता हूँ कि जो ट्रीटी की है, अगर ईरान के साथ वार होता है तो भारत अमेरिका को अपने अड्डे देगा, जिससे रशिया हमारा अलाई, जिसके साथ हम परमाणु वेपन्स बनाते हैं, मिसाइल्स बनाते हैं और 80% अपने डिफेंस को हम रूस के साथ मिला के रखते हैं। हम उसे नाराज करना चाहते हैं सिर्फ जिद के लिए, ये हिंदुस्तान के लिए बहुत घातक होगा। इस पर प्रोफेसर साहब भी क्या कहते हैं जरा पता है? हाँ, तो मैं मुख्तसरन यही कहना चाहता हूँ कि आपकी जैसा कि वाहिद नसीम साहब ने खारजा पॉलिसी की बात की है, तो मैं समझता हूँ कि खारजा पॉलिसी एकदम ढीली साबित हुई है। खारजा पॉलिसी चाहे किसी की भी बात लो, हर देखिए पुराने दोस्त होते हैं, पड़ोसियों के साथ अगर पड़ोसी तो कभी बदले नहीं जा सकते। बिल्कुल, मैं ये बात तो यकीन के साथ कह सकता हूँ यार, ये करना भी चाहिए कि हमें कि पड़ोसियों तो हम बदल नहीं सकते, हम लोग हम हमारा मुल्क उठा के कहीं दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, हम लोग हम मालदीव में नहीं रख सकते, हम चलिए हम पाकिस्तान को उठाए मालदीव को इधर ला ले, शतरंज के मोहरों की तरह हम अपने अतराफ में अपने पसंद के ममालिक को नहीं रख सकते। तो उसके लिए हमें तो चाहिए कि हम अच्छी तरह से कोई पॉलिसी करें। अब ईरान के साथ हमारे तिजारती ताल्लुकात भी हैं, तेल के ताल्लुकात हैं, अब एक इल्जाम वहां से लगा दिया है, उसका अपना मफाद होगा जो भी है, लेकिन मैं समझता हूं कि उसने जो ये इल्जाम लगाया है क्या नहीं है, हमने $20 बिलियन चाबहार बंदरगाह में इन्वेस्ट किया है। बिल्कुल तिजारती हमारे जो है बिल्कुल बहुत बड़े बड़े ताल्लुकात हैं। अभी तक मुझे ट्रंप के उस इल्जाम के बाद से अभी तक ये बयान हिंदुस्तान के कोई लीडर, खारजा सेक्रेटरी, वजीर खारजा की तरफ से नहीं आया कि इसमें सदाकत क्या है, उनको इसका क्लैरिफिकेशन करना चाहिए। बिल्कुल प्रोफेसर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जहां तक हमारी फॉरेन पॉलिसी की बात की जाए तो जिस तरह से फॉरेन पॉलिसी को भी जो है एक तनकीद का निशाना और इसको भी जो है एक निशाना बनाया जा रहा है और सवाल किया जा रहा है कि, और ये अब तक ये 4-5 वर्षों में, चाहे अपोजिशन की बात कर लें, चाहे हम मीडिया तो खैर मीडिया की तो बात नहीं करूंगा, चाहे हमारे वाइस साहब की बात कर लें या फिर इनके जैसे शकील साहब की बात कर लें या फिर दीगर जो एक जहन रखने वाले, जो सवाल उठाने वाले पत्रकार हैं, तो ये जरूर कह रहे हैं कि इनकी जो पॉलिसी रही है फॉरेन पॉलिसी, उसने हमारे जो पहले के दोस्त थे उनको दूर कर दिया है और सिर्फ आज हमने अमेरिका और इजराइल को करीब कर लिया है। इसी दरमियान हम ईरान से भी कहीं ना कहीं दूर हो गए। तो अब जो सूरत हाल प्रोफेसर साहब हो गई है, आपको क्या लगता है अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान कुछ होता है तो उसके असरात हम पर क्या होंगे, और हमने जो पॉलिसी अपना कर रखी है वो क्या है, वो क्या होगा? ऐसा है, सुनिए, आप तो बहुत दूर जा रहे हैं ईरान। मैं ये कह रहा हूँ कि नेपाल से आपके जो संबंध थे, मैं नेपाल के बॉर्डर में मेरा घर है जी, और मैं पहले पैदल चला जाता था नेपाल में घूमते हुए जी, और अब जाके नेपाल में देखिए क्या हालत है। चाइना का इन्फ्लुएंस ज्यादा बढ़ गया है और मोदी सरकार की नीतियों की वजह से नेपाल हमसे दूर हो गया है। तो बाकी दुनिया छोड़े, नेपाल तो हमारा घर है भाई। बिल्कुल बिल्कुल, नेपाल है तो नेपाल में कोई पासपोर्ट की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, पैदल लोग चले जाते थे, शादी भी होता था। नेपाल के लिए कहा जाता है उनके साथ हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है। हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल एकदम, जब उससे आपके संबंध खराब हो गए तो मैं फॉरेन पॉलिसी का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं एक टीचर हूँ और मैं अपने कॉमन सेंस से कह सकता हूँ कि जब आपने नेपाल से संबंध खराब कर लिए तो आप जितना इजराइल अमेरिका घूमते रहिए, आपके सारे सिस्टम अब खत्म हो रहे हैं। जी, कि आप फॉरेन पॉलिसी पे जो एक्सपर्ट होंगे वो बात करेंगे, लेकिन कॉमन सेंस से मैं कहना हूँ जी कि डोंट हैव तुम्हारे वसुदैव कुटुंबकम जो आप कहते हैं उसमें कौन है, ये बताओ आप। वसुदैव कुटुंबकम बार बार कहते हैं ना, तो उसमें कौन लोग हैं वसुदैव कुटुंबकम में? बिल्कुल सवाल है। फॉरेन पॉलिसी जी, मैं आपको थोड़ा जारी रखिए, मैं आपको थोड़ा कनेक्ट कर देता हूँ। फॉरेन पॉलिसी को लेकर ही मैंने ये कहा कि लुक एट ईस्ट नीति का मतलब ये था कि हम अपने लोगों को की साइड में देखेंगे, जिसमें बर्मा, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, कंबोडिया आते हैं और वियतनाम और हम जो है फिलीपाइंस तक जाते हैं।
ये पूरे हिस्से को हम कभी ओशियान के जरिए, कभी सार्क के जरिए, कभी हम जो है निर्गुट संगठन के जरिए इसको लीड करते रहे हैं। अब हमने इन सबको खो दिया है। इस पर गहन चर्चा, देखिए बुद्धिजीवियों को उनको आतंकवादी बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम जैसे बेवकूफ होते हैं, हमको लोग बुद्धिजीवी कहते हैं, मगर वो बेवकूफ लोगों को बड़े आसानी से समझाते हैं कि आपने नुकसान क्या किया है, दूरगामी इसके नुकसान क्या होने जा रहे हैं। इसीलिए ये सरकार अपने अनुभवहीनता को, अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए हम जैसे लोगों को बदनाम करती है। जी प्रोफेसर साहब, मैं इसी हवाले से इकोनॉमी जो हमारी फिलहाल मुतासिर है, इकोनॉमी मजीद क्या हो सकता है, इन जनरल अगर मैं क्वेश्चन आपसे करूं तो क्या हो सकता है? अगर कुछ ऐसा ईरान और अमेरिका के दरमियान होता है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, और क्या हमारे पास क्या तैयारी है और हमने किस तरह की पॉलिसी अपनाई है कि हम अपने आप अपनी जो चाहे हमारे तेल लेने का मामला हो या फिर दीगर मामला जो ईरान से हमारे वाबस्ता हैं, अमेरिका से जबकि कुछ और बात है, अमेरिका दूर से आया है और उससे हमने हाल में ट्रीटी की है, लेकिन जो हमारे लेन देन के मामलात हैं वो ईरान से हमारे रिवायती हैं, सदियों नहीं हजारों साल पुराने हैं। तो ये इसको हम कैसे मेंटेन करेंगे, उसका असर क्या हो सकता है? जी प्रोफेसर साहब, जी आवाज मिल रही है मेरी? गालिबन शायद लाइन ड्रॉप होगी। भाई साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि वक्त भी बहुत कम रह गया है, मैं चाहूंगा कि 1-2 मिनट में आप करें। भाई साहब आवाज सुन रहे हैं मेरी? जी प्रोफेसर साहब का शायद लाइन ड्रॉप हो गई। जी जी बताइए, क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी मिल रही है भाई साहब। सवाल किए। सवाल मेरा यही था कि अब अगर कोई मामला हो जाता है ईरान और अमेरिका के दरमियान, कोई जंग जैसी सूरत हाल बन जाती है, तो हम पहले ही से हमारी मईशत बुरी तरह से जो है जिस तरह से मुतासिर है हम कह सकते हैं, तो मजीद इसके असरात क्या होंगे और क्या तैयारी है? देखिए बहुत मैं पहले भी बातें कर चुका हूँ कि इसमें अब हम क्या था, ईरान के साथ अपने रुपए में यानी हमको बहुत ज्यादा फॉरेन करेंसी की जरूरत नहीं पड़ती थी कुछ। जी भाई साहब आपकी आवाज नहीं मिल रही है। ठीक है वाह। ईरान के साथ जी देखिए, अगर हम ईरान के साथ अगर कोई भी छेड़खानी होती है यकीनी तौर पर तेल 100% बंद हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में जो हमने दूसरे देशों के साथ यानी चाहे दुबई हो या फिर बहरीन हो या फिर सऊदी अरब के साथ जो हम अपने तेल की पूर्ति कर रहे हैं, ऑलमोस्ट उसका 80% हिस्सा रुक जाएगा तो नहीं चल पाएगा। ऐसे में हमको दूर से अमेरिका से तेल खरीदना पड़ेगा या फिर दूर से हम लॉजिस्टिक बहुत हाई पड़ेगा, रशिया से तेल मंगाएंगे। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो मतलब लॉजिस्टिक में वो इतना हैवी हो जाएगा जिसको पूरा करने के लिए और भारी फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ेगी क्योंकि 100% डॉलर में डील होगी। तो ऐसी कंडीशन में जो है हमारी अर्थव्यवस्था गड़बड़ाएगी, भारी असरात पड़ेंगे और इकोनॉमी पहले से ही डामाडोल है। और एक बात, ये सब तो आप छोड़ दीजिए, ये पेच जो है सिर्फ यहीं तक रहने वाला नहीं है। ये भी सही है कि यहाँ पर जिस तरह हम 4 साल 5 साल से लगातार जो है आगाह करते आए हैं, आप देख रहे हैं, इंटरनेशनल लॉबी देख रही है जी भाई साहब बात कर रहे हैं यहाँ पर जी बैक फुट पर नजर आ रहा है। इजराइल अपने आप को, अपने वजूद को खतरे में महसूस कर रहा है। जो कुछ प्लांटेशन और जो कुछ बड़ा जिसको हम कह सकते हैं पूंजीवाद जो भारत में गेन कर रहा था वो अपने ही जाल में फंस चुका है। ये चैन टूट चुकी है, ये पतंग कट चुकी है, इसलिए नीतिहीन है यहाँ भी। और चूंकि वो जो जहाँ से पतंग उड़ाई जा रही थी उनको अपने वजूद का तत्ता हो गया है। मैं भविष्य बहुत अच्छा नहीं देख रहा हूँ। इसे छुपाने के लिए जरूर कुछ ना कुछ पुरानी नीति पर ये सरकार जाएगी, किसी को भिड़ाएगी, हिंदू मुस्लिम करेगी, अपोजिशन करेगी, कुछ ना कुछ करेगी। ठीक है भाई साहब, मैं शकील साहब आपसे आखिरी सवाल करूंगा। कल जो भारत बंद है इस हवाले से अवाम क्या जानती है, अवाम का क्या शऊर बेदार हो और वाकईतन ये जो हड़ताल है, एहतजाज है, ये क्या रंग लाएगा और फिर साथ ही साथ इन्हीं को जो है निशाना बनाया जा रहा है और इन्हीं के चाहे वो नज़रियात के हवाले से हो या फिर जो मुतालिबात कर रहे हैं उस हवाले से हो, तो आपको क्या लगता है ये जो कल का भारत बंद है वो क्या कुछ असर दिखाएगा लोगों के हवाले से, हुकूमत के हवाले से? मैं जानना चाहूँगा। देखिए सबसे पहली बात मैं यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन, ये लोगों के दिलों में बहुत सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस बंद का ताल्लुक
शहरियत तरमीमी कानून हाँ, यानी कि सीए एनआरसी से है या नहीं है। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि ये ट्रेड यूनियंस का बंद है, बिल्कुल। ये सीएए या एनआरसी से इसका ताल्लुक नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि कल इस बंद के अंदर हम वो चीजें भी देखेंगे जो कि सीएए या फिर जेएनयू का मामला हो, यूनिवर्सिटीज कॉलेज यूनिवर्सिटीज हो, इसके तलबा भी इसकी आड़ में एहतजाज को यानी कि इस दिन को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मुतालेबात के लिए। लेकिन जो ये बंद का ऐलान किया गया है वो ट्रेड यूनियंस का बंद है। बैंक्स जो है वो बैंक्स भी इसमें शामिल रहेंगे। जरूरी तौर पर यह जरूरी है कि ट्रांसपोर्ट निजाम इसमें दरहम बरहम होगा और दूसरे कई जो रोजमर्रा के जो काम होते हैं यहाँ पर लेबर्स खासकर जो होते हैं उसके काम मुतासिर होंगे। लेकिन अवाम के जहनों में ये बार बार ये ख्याल आ रहा है कि इस बंद का ताल्लुक सीएए से है, तो सीएए से इसका ताल्लुक नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं वाखर साहब कि यहाँ पर ये जो कल बंद है वहां पर इस बंद को लेकर शायद हो सकता है कि लोग उतरे सड़कों पर सीएए को लेकर भी, और फिर उसके साथ साथ जेएनयू जो दूसरे जो मामला जो है जेएनयू का, कॉलेजेस की यूनिवर्सिटीज के अंदर भी बड़े पैमाने पर एहतजाज हो सकते हैं और मजदूरों के साथ इजहार एगानत करने के लिए हुकूमत के खिलाफ यानी कि इन मौजूआत को भी मौजूद बहस बनाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब, प्रोफेसर रतनलाल साहब और वाहिद नसीम साहब, मैं तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं। नाज़रीन, देखना यही है कि अगर सीएए के हवाले से एहतजाज होता है तो ये लोगों के इंसानी और बुनियादी शहरी हुकूक का एक संगीन मामला है। इसको लेकर हम कह सकते हैं कि सारे मुल्क में लोग सड़कों पर हैं। और दूसरी जानिब एक इतना ही हम वज़न, इतना ही अहम हम कह सकते हैं कि जो मईशत है या फिर माशी मामला से जो जुड़े मामलात हैं, जो मजदूरों के हुकूक की बात है, चाहे वो शोबेजात को खानगियाना कर देने वाले मामलात हों या फिर मजदूरों के हुकूक की बात हो या फिर फंड्स की इजराई के मामलात हों, बहरकैफ एक बड़ा मामला है तो वो भी एहतजाज है। तो दोनों मामलात इंतहाई संगीन है, लेकिन इस दरमियान जो नॉन इशू मामलात हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, उन पर कोई इन मामलात पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देखना यही है कि हुकूमत आखिर चाहती क्या है और इस दरमियान जो हमारा मुल्क है वो वाकई कौन सा एक अपना सफ़र जो है तय करेगा और आने वाले दिन कैसे होंगे, ये सारे सवाल आज हर शहरी के जहन में ज़रूर उठ रहे हैं। इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़।